अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, जहां गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और साथ ही साथ ज़र मुबादला के जो गिरते ज़खायर हैं उसके साथ साथ एक फेयर ऑफ अननोन, एक प्रेशर जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट और साथ ही साथ करेंसी की फर्दर डिवैल्यूएशन होती है या नहीं। बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं मार्केट में, और एग्जैक्टली आज भी हमने देखा कि यही कंफ्यूजन बरकरार रही। मजीद 449 पॉइंट्स मार्केट ने आज शेड किए और 44,746 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 373 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 85 कंपनीज पॉजिटिव, 271 नेगेटिव और 17 कंपनीज अनचेंज थी। आज पलड़ा भारी रहा। नेगेटिव साइड पे 187 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, प्रिसाइजली 18 करोड़ और 70 लाख शेयर्स, जिसका मजमूई मालियत 8 अरब और 20 करोड़ रुपए रही। तो फर्दर मार्केट में वॉल्यूम्स के साथ जो है वो मार्केट इंडेक्स इस वक्त गिर रहा है। काफी कम वॉल्यूम, लैकलस्टर परफॉर्मेंस मार्केट की देखी गई। दूसरी जानिब चलते हैं KHI स्टॉक्स और जानेंगे ब्रिंडेक्स 100 की आज की क्या सूरत हाल रही। तो जनाब 63.38 पॉइंट्स की मजीद कमी और 4,774.69 पे ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ, जिसका वॉल्यूम रहा 113 मिलियन शेयर्स। मार्केट में स्टिल एक फेयर ऑफ अननोन मौजूद है और जाहिर है कि ये फेयर ऑफ अननोन पाकिस्तान में बढ़ती हुई गैर हसीस सूरत हाल के हवाले से है। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हम जायजा लेंगे आज की अहम कारोबारी खबरों का। IMF का रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक में कहना है कि बड़े पैमाने पर इक्तिसादी खतरात पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को मुतासिर करेंगे। एनर्जी सप्लाई में बेहतरी, CPEC रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ की बदौलत रवा माली साल 5.6% की GDP ग्रोथ मुमकिन हुई। ताहम मैक्रो इकोनॉमिक और मुकामी सियासी खदशात की वजह से ग्रोथ आउटलुक मुतासिर होने का अंदेशा है। अप्रैल 2018 में अफरात ज़र की शरह 3.7% रही, जो गुज़श्ता माह 3.2% थी। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अप्रैल में ताज़ा सब्जियों की कीमत में 15.3% इजाफा हुआ। टमाटर 8.47%, ताज़ा फल 5.6%, चिकन 4.34%, गोश्त 4.01% और चीनी 3.30% महंगी हो गई। रवा माली साल और रवा माह रमजानुल मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग स्कीम्स में निजी सरमायाकारी के फरोग पाते ही रवा माली साल की पहली शिशमाही में स्टील मसनूआत की तलब में 37% इजाफा देखा गया। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तलब में इजाफे का भी स्टील सेक्टर पर मस्बत असर पड़ा है। बिजली की बेहतर फराहमी से स्टील मेकर्स के लिए पैदावारी इस्तेदाद बढ़ाना मुमकिन हुआ। वाज़ेह रहे कि इस सेक्टर में इंटरनेशनल स्टील, अमरेली स्टील, आयशा स्टील और मुगल स्टील की जानिब से $112 मिलियन की सरमायाकारी की गई है। और नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से, और बजट इक़दामात से कयास किया जा रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर पर इसके मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। अब आने वाले वक्त में कोई नॉन फाइलर जो है वो 40 लाख रुपए से जायद की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। यानी कहा जा सकता है कि काला धन अब रियल इस्टेट सेक्टर में पार्क नहीं हो पाएगा। यकीनन एक बहुत अच्छा कदम, जिसमें मईशत को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जाने के लिए एक इनकलाबी कदम इसे कहा जा सकता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे सिटी एसोसिएट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शफी जाकवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शफी जाकवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त फ्यूजन है, कुछ हमारा जो रियल इस्टेट सेक्टर है कुछ उसके जो है रिजर्वेशंस भी हैं इस स्टेप के हवाले से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये डिलीवर करेगा और जो आपके मुल्क में काला धन जो आपकी रियल इस्टेट में जाके पार्क होता है वो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या समझते हैं, ये रास्ते इक़दाम है, ये हुकूमत का एक बरवक्त कदम है? जी जकवानी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, आपसे आज 2 साल बाद फिर मुलाकात हो रही है इस इश्यूज़ पे रियल इस्टेट के हवाले से। देखिए, रियल इस्टेट की वैल्यूज़ की जहाँ तक बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा बिगाड़ हमारी कंट्री में पिछले 32 सालों से चल रहा है। जो वैल्यूएशन टेबल हमें मिला है
जिसको हम 1986 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो कि डीसी रेट जिसको हम कहते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट। 2014 में एफबीआर ने इंटरवीन किया, फर्स्ट टाइम फॉर द हिस्ट्री, कि रियल इस्टेट में कोई टैक्सेशन में उनकी इंटरवीन हुई, और उस पर उन्होंने एडवांस टैक्स और गेन टैक्स के मद में कुछ परसेंटेजेस लगाई। लेकिन उन्होंने स्टार्ट इस तरह किया कि उन्होंने उन्हीं वैल्यूज़ को कहा कि हम उन्हीं वैल्यूज़ पे 0.1% 1% और 1% एडवांस टैक्स की मद में उन्होंने लेना स्टार्ट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2015 में और 16 में, जिस तरह के लास्ट 2 साल पहले एफबीआर ने ये कहा कि रियल इस्टेट की तमाम ट्रांजैक्शन को मार्केट वैल्यू पे ट्रेड किया जाए। उस बात तो बिल्कुल सही की गई थी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो पिछले 30 सालों से एक काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गैर मतलब ठीक तरीके से नहीं कर रहे, अनडॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी जो कि 5 करोड़ की है, उसके हम 10 लाख रुपए लिख रहे हैं ऑन एवरेज, बाज़ जगहों पे 10 करोड़ के 10 लाख लिख रहे हैं। तो 1%, 2% और 5% पे हम ट्रेड कर रहे हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान है। इसमें सिर्फ उन लोगों को फायदा होता है जो कि उसमें ट्रेड कर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट को उसमें टैक्सेस की मद में कोई रेवेन्यू मिलता है। तो ये स्टेप जो स्टार्ट हुआ था 2016 में, उसमें उन्होंने कहा मार्केट वैल्यू पे ट्रेड करें और उसकी परसेंटेज कम ना करें। तरफ से यही कहा गया कि उसकी परसेंटेज को कम किया जाए। फिर कुछ वही वाली बात है कि रिवायती बात की जाती है कि इस तरह काम तबाह हो जाएगा, काम कोई करेगा नहीं। बिल्कुल काम थोड़े अरसे के लिए डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो चीज़ आपकी 99% अनडॉक्यूमेंटेड चल रही हो, उसको आप एक दिन में अगर 100% डॉक्यूमेंटेड करने की बात करेंगे, तो उसमें वो लोग जो कि तो आप समझते हैं कि आगे चल के ये एक मजबूत कदम साबित होगा मईशत को दस्तावेजी सूरत में लाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त कहा गया कि तमाम ड्यूटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, डीसी रेट और एफबीआर रेट्स खत्म हो जाएंगे, मार्केट वैल्यू के ऊपर काम होगा, साथ ही साथ स्टैंप ड्यूटीज, 2% सीवीटी, टीएमए, एडवांस इनकम टैक्स, ये सब खत्म हो जाएगा। 1% जो है एडवांस इनकम टैक्स जो कि एडजस्टेबल होगा, और 1% प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स होगा। तो ये टैक्सेस की शरह भी कम हो गई। ये तो आसान हो गया ना थोड़ा काम करना। देखें, बात यही की गई थी कि जब आप वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं तो टैक्सेशन को कम करें पिछली दफा, लेकिन उसमें हुआ ये कि लोगों के बेतहाशा एहतजाज की बना पे एफबीआर ने एक अपना वैल्यूएशन टेबल दे दिया, जो कि डीसी वैल्यूएशन टेबल से तकरीबन 10 गुना ज्यादा भी था, बाज़ इलाकों में डबल था, बाज़ इलाकों में 10 गुना ज्यादा था, लेकिन स्टिल वो मार्केट वैल्यू से बहुत कम था। अब उस पर हमने 2-3 वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं कि एफबीआर के टैक्स हम एफबीआर की वैल्यू को दे रहे थे, और एफबीआर के वैल्यूएशन टेबल पे डीसी टैक्सेस जो है हम डीसी रेट पे दे रहे थे। अब ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि 1% एफबीआर तो तैयार है लेने के लिए, लेकिन कल इसका फैसला होगा जब प्रोविजनल बजट में सिंध गवर्नमेंट अपना बजट पेश करेगी, क्या वो अपनी वैल्यूज को खत्म करती है, मौखर करती है, और वो इस बात को मानती है कि जो मार्केट वैल्यू है उस पर वो 1% लेने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में बाज़ जगहों पे हम 11 से 13% तक टैक्स दे रहे हैं, जिसमें आपने अभी खुद कहा सीवीटी है, एडवांस टैक्स है, टाउन टैक्स है, स्टैंपिंग है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये तमाम टैक्सेस मिला के तकरीबन 11 से 13% तक दे रहे हैं। लेकिन वो लोग इसलिए दे रहे हैं खुशी से कि उनकी वैल्यू जो है वो डीसी वैल्यू जो है मार्केट का तकरीबन 10% से 40% है। ब्लैंकेट कवर मिला हुआ है। जकवानी साहब, विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात की, क्या सूबाई हुकूमत डीसी रेट्स को खत्म करेगी? इस वक्त जो उसको रेवेन्यू तकरीबन 6% मिल रहा है, क्या वो 1% पे आएगी या नहीं आएगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से दोबारा जोड़ते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में जो रिफॉर्म्स इस वक्त बजट में आए उसके हवाले से, और शफी जाकवानी सीईओ सिटी एसोसिएट्स हमारे साथ मौजूद हैं। शफी, अब जब बात की जा रही थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहा जाएगा कि वो अपने डीसी रेट्स खत्म करे, एफबीआर भी अपने रेट्स खत्म कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमतें अपने डीसी रेट्स खत्म करेंगी? देखिए, इसमें तजावीज़ ये है कि हमारी इंडस्ट्री के मोस्टली लोग तो कह रहे हैं कि इससे काम खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल हम तबाह हो जाएंगे, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह है कि पूरी दुनिया जब एक सिस्टम को फॉलो कर रही है, प्रॉपर्टी आप जितने में ख़रीद रहे हैं उसकी आपको रसीद मिलनी चाहिए, जब आप बेच रहे हैं उतनी आप उसको पेमेंट रिसीव करें। आप एक तरफ हम बात करते हैं कि ब्लैक इकोनॉमी पाकिस्तान में, कराची में, रियल इस्टेट में 99% ब्लैक इकोनॉमी है। आज अगर फेडरल गवर्नमेंट को ख्याल आ ही गया है, उसको सही करने की तरफ जा ही रहे हैं, ठीक है, एक 30 साल का बिगाड़ है, उसको एक दिन में सही तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम उस तरफ जा रहे हैं और खुद वो आपका मिनिस्ट्री की सूरत में ये दे रहे हैं कि सिर्फ 1% टैक्स दे दें, और सिंध गवर्नमेंट भी अगर कर देती है, तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उनको 6-7% की जगह 1% मिलेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू और डॉक्यूमेंटेड वैल्यू में इतना बड़ा फर्क है कि वो 1% भी इस 6% से उनको ज्यादा मिलेगा। वो बेस बढ़ जाएगा, बेस बहुत बढ़ जाएगा, रेट कम होगा और बेस बढ़ जाएगा। देखिए, लोग घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, लोग फाइलर बनने में बहुत डरते हैं। मैं तो कहता हूँ 40 लाख रुपए आप नॉन फाइलर को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बात करते हैं कि हमें इस वक्त थोड़ी देर के लिए हमें रेवेन्यू को अगर हम छोड़ दें, हम ये देखें कि हम टैक्स ब्रैकेट में लोगों को ले आए, हम फाइलर बना दें लोगों को,
अल्टीमेटली रेवेन्यू तो बाद में जनरेट हो ही जाएगा। ठीक है। आज अच्छा, अगर दूसरी चीज जो एक और चीज थी कि गवर्नमेंट मिस डिक्लेरेशन पे, अंडर डिक्लेरेशन पे गवर्नमेंट जो है वो 100% डिक्लेयर देके और प्रॉपर्टी ले सकती है, तो आप समझते हैं कि इससे भी बेख करनी होगी? अब लोग जो है वो 50% का जो है वो इतना नहीं होगा, कम से कम 50% कम कीमतें होंगी जरूर, लेकिन इतनी कम नहीं होगी, इतनी अंधी नहीं मची होगी। हाँ देखिए, बात ये कि इंडिया में हमारा नेबर कंट्री है, उसमें कई सालों से ये प्रोसेस है, लोग पूरी वैल्यू शो करते हैं। अभी एक न्यूज आई थी 120 करोड़ रुपए का फ्लैट वहां पे बिका है। तो बात ये कि अगर आप ठीक है 100% पे तो फिर भी लोग नहीं जाएंगे। मेरी अपनी स्टडी है कि 60 से 70% पे लोग उसको डिक्लेयर कर देंगे, उस पर 1% दे देंगे। 3 साल की परेशानी है, बिल्कुल यकीन करें, लोग खामा-खाई परेशान हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं। 3 साल में ये सिस्टम सही हो जाएगा, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत बढ़ जाएगा, हमारी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो रियल वॉल्यूम है वो सामने आएगा। अच्छा। आज अरबों और खरबों का वॉल्यूम है, लेकिन हम कागजों में करोड़ रुपए पे बैठे हुए हैं। अच्छा, और ये बिल्कुल नहीं डिसिप्लिन होने से आप समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी? मैं वही बात कर रहा था कि एफडीआई हमारे पास जो है, बिल्कुल आपको पता है हमारा एक काफी बड़ा बेस है ओवरसीज कस्टमर्स का। वो हमें कहते हैं कि हम आपको 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे देते हैं, हमें 50 लाख की रसीद देते हैं, बाकी 9.5 करोड़ रुपए हमारा आप अपने इस सिस्टम की वजह से ब्लैक कर देते हैं। ये सिस्टम सही होगा, 2 साल की 3 साल की परेशानी है। वैसे ही एक बड़ी मिसाल मैं आपको दूं, एक टेस्ट केस है, आपने प्रॉपर्टी अगर जून 2016 से पहले खरीदी हुई है, उसको 3 साल हो जाते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप बेचेंगे, आपका पूरा पैसा वाइट हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि अगर आपने जून 2018 में खरीदी है, मई में खरीदी है, अप्रैल में खरीदी है, तो आप 3 साल वेट करेंगे, उसके बाद आपको कोई गेन टैक्स नहीं देना, आपकी पूरी रकम वाइट हो जाएगी। सिर्फ 2-3 साल के लिए मार्केट में मंदी आएगी, उन लोगों को नुकसान होगा जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्पेकुलेशन करते हैं। और वैसे भी देखिए, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट में इस तरह से स्पेकुलेशन नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, जब स्पेकुलेशन का खात्मा होगा तो आप समझते हैं कि कुछ कीमतें भी गिरेंगी? फिर देखिए, थोड़े अरसे के लिए कीमतें गिरेंगी, लेकिन इन कीमतों का गिरना भी जरूरी है। इसकी एक और वजह यह है कि पिछले 6 साल से हम मार्केट में पॉजिटिव मूव ही देख रहे हैं। 2011 से लेकर 2017 तक रियल एस्टेट की वैल्यूज में मुख्तलिफ इलाकों में 2 गुना से लेकर 12 से 13 गुना इजाफा हुआ है। ये मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, 2 गुना से लेकर 12 से 13 गुना टाइम्स। ठीक, तो इतने बड़े इजाफे के बाद अगर 2-3 साल के लिए मार्केट में थोड़ी सी मंदी आ जाती है, रेट्स थोड़े नीचे आ जाते हैं, तो वी शुड कोप अप, इसमें कोई मसला नहीं है, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और मार्केट में वैसे भी एक आम आदमी की रीच से प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बाहर हो गई है, तो उसको भी थोड़ा सा मौका मिलेगा, वो अपने लिए कुछ खरीद सकेगा। जसवानी, ये भी बताइए कि जो एग्जेम्पशन है, 40 लाख तक का एग्जेम्पशन है, वहां पे नीचे ट्रेडिंग पैटर्न क्या बनते हुए देख रहे हैं आप नॉन फाइलर का? देखिए, नॉन फाइलर तो बेसिकली तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक सिस्टम चल रहा है, हमारे पास सिर्फ 7 लाख फाइलर्स हैं इतनी बड़ी आबादी में, तो ठीक है, लेकिन इन्होंने अब 40 लाख का स्लैब दे दिया। हमारी तरफ से एक प्रेशर है, हमारी एसोसिएशन की तरफ से, कि जी उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब आपको 1% टैक्स देना है, आप 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, 40,000 रुपए देना है, तो क्या 40 लाख को भी क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं? 40,000 रुपए टैक्स दे दें आप। लेकिन ये कि सिंध गवर्नमेंट अब इसको मान ले, अगर वो नहीं मानती, कल के बजट में वो अपनी वैल्यूज को नहीं डिक्लाइन करती, उसको खत्म नहीं करती, फिर एक सवालिया निशान है कि हम इसको किस तरह से। और इसको जरा उस कंट्रास्ट में देखा जाए सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हवाले से, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से, जहां पे टैक्स एंड सर्विसेज कलेक्ट किया जा रहा, तो एक बड़ा अच्छा एक उनको वहां पे एक एवेन्यू मिला। तो यकीनी तौर से यहां पे रेट कम होने के साथ बेस जो एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी इकोनॉमी जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगी, तो लॉन्गर टर्म में ये सर्व करेगा पाकिस्तान को, ये स्टेप जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगा। मैं भी बिल्कुल यही कह रहा हूं। देखें, एक और बहुत बड़ा फर्क आप देखें पंजाब में और कराची में। पंजाब में उन्होंने वक्त के साथ अपनी ऑफिशियल वैल्यूज को बढ़ाया, वहां मार्केट में इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, वहां इतने ज्यादा रेट्स भी नहीं बढ़े हैं जितने कराची में बढ़े हैं। और ये जो रेट्स बढ़ने की जो बहुत बड़ी वजह थी एक, वो भी यही थी कि ब्लैक और व्हाइट यानी कि डॉक्यूमेंटेड और रियल मार्केट में इतना बड़ा फर्क था कि आप अपनी ब्लैक मनी को बहुत इजीली पार्क कर लेते थे। और एक तरफ हम कहते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कोई ऑथराइजेशन नहीं है किसी लेवल पे, सिंध गवर्नमेंट लेवल पे, फेडरल गवर्नमेंट पे, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। आज अगर हम अपनी 100% वैल्यूज पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो 3 साल बाद हमारी सारी चीजें सीधी हो जाएंगी, एफडीआई आपका बढ़ जाएगा। इस दौरान आप क्या देखते हैं कि आउटफ्लो पाकिस्तान से बाहर, इससे पहले अजमान में जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनी थी, दुबई में पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई थी, क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी आप देख रहे हैं? नहीं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल तो देखें अभी दुबई के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं, और वैसे भी अभी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो दुबई में पाकिस्तान का हमेशा तकरीबन आप मंथली बेसिस पे सर्च करें तो दूसरा या तीसरा नंबर होता है एज ए इन्वेस्टर। तो वो लोग तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। लोग देखें, बड़ा इन्वेस्टर है वो हर जगह डाइवर्सिफाई होता है, वो पाकिस्तान में भी कर रहा है, दुबई में भी कर रहा है, और भी कई ममालिक में आजकल तो इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, उसको आप, बल्कि ये चीज अगर आप करते हैं तो लॉन्ग रन में
आप बिलीव करें कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट बहुत ज्यादा ग्रो कर यकीनन जाएगी। ये एक बहुत ऐसा इक़दाम होगा पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में, दस्तावेजी सूरत में लेकर आने में, और जाए कि जो पैरेलल इकोनॉमी है इसकी बेहतरी में। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जाकवानी, आज के प्रोग्राम हिस्सा बने। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।